मैं डॉक्टर शिखा अग्रवाल, सह आचार्य, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़, बीए पार्ट फर्स्ट की क्लास में आज हम पढ़ेंगे शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का सेकंड पार्ट। पिछली क्लास में हम लोगों ने शक्ति पृथक्करण का अर्थ पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जो सरकार के अंगों की जो शक्ति है या जो अंग हैं, जो कार्य हैं, उनको अलग अलग करता है, उनका विभाजन करता है और प्रत्येक विभाग को, जैसे कार्यपालिका है, व्यवस्थापिका है, न्यायपालिका है, तो तीनों को अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र करता है और अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने के लिए कहता है। तो एक ऐसा सिद्धांत है जो कार्यों का विभाजन स्पष्ट तौर पर करता है। ऐसा क्यों किया गया? इसका कारण था कि अगर जो नागरिक हैं उनकी स्वतंत्रता और अधिकारों को सुरक्षित रखना है और जो शासन शक्ति है उसकी निरंकुशता और उसकी शक्तियों के दुरुपयोग को रोकना है, तो ये ज़रूरी है कि शासन की शक्ति को बांट दिया जाए। क्योंकि अगर एक ही व्यक्ति के हाथ में कानून बनाने की शक्ति, लागू करने की शक्ति और न्याय करने की शक्ति होगी तो उसके निरंकुश बनने की संभावना बढ़ जाती है। इसके साथ साथ अगर अलग अलग विभागों के पास कार्यों का बंटवारा होगा तो शासन में विशिष्टीकरण और कुशलता भी रहेगी और शासन के विभिन्न अंगों का उत्तरदायित्व भी बना रहेगा। तो इस आधार पर शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की आवश्यकता महसूस हुई। मॉन्टेस्क्यू ने इसको द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक अपनी किताब में दिया था और इसमें उन्होंने बताया कि शक्ति पृथक्करण करने से निश्चित रूप से व्यक्ति के अधिकार सुरक्षित रहेंगे। यदि इन्हें हम अलग अलग नहीं करते हैं तो जो शासन की शक्ति है उससे मनमाने ढंग से कानून बनेंगे, मनमाने ढंग से व्याख्या होगी और सरकार की स्वेच्छाचारिता बढ़ेगी। तो ये हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास में देखा था। आज हम देखेंगे अमेरिका में इसका प्रयोग किस तरह से किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का प्रयोग किया गया है और उस सिद्धांत में जैसा हमने देखा था कि तीनों अंगों को बिल्कुल पृथक रखा जाता है, लेकिन व्यवहार में अमेरिका के संविधान में भी शक्तियों का पृथक्करण उस तरह से नहीं किया गया है। शक्ति पृथक्करण के साथ साथ इसमें नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था को अपनाया गया है। जैसा कि प्रोफेसर ऑग ने लिखा, अमेरिकी सरकार की, जिसमें राष्ट्रीय, राज्यों की और स्थानीय सरकार शामिल हैं, कोई और विशेषता इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी कि शक्तियों के विशिष्टीकरण का या शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत है, जिसके साथ नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था सावधानी से की गई है। अमेरिका के संविधान में व्यक्ति की स्वतंत्रता और सर्वोच्चता को बहुत महत्व दिया गया है और हम ये भी कह सकते हैं कि वो जॉन लॉक के दर्शन से बहुत प्रभावित है और इसलिए जो संविधान निर्माता हैं जेम्स मैडिसन, उन्होंने कहा कि व्यवस्थापन, कार्यपालन और न्याय संबंधी सब प्रकार की शक्तियों का एकत्रीकरण अत्याचार की उचित परिभाषा है। तो जब संविधान निर्माता अमेरिका के ये कह रहे हैं तो निश्चित रूप से ये स्वाभाविक है कि शासन के तीनों अंग अमेरिकी संविधान में अलग अलग तरीके से काम करेंगे, जिससे शक्ति का केंद्रीयकरण नहीं होगा और व्यक्ति की स्वतंत्रता बनी रहेगी। तो इस तरह से अमेरिकी संविधान में जो इसके संबंध में व्यवस्था की गई है उसमें जो पहला अनुच्छेद है संविधान का, वो कहता है कि संविधान में प्रदान की गई व्यवस्थापन संबंधी शक्तियां एक कांग्रेस में निहित होंगी, यानी कांग्रेस यानी व्यवस्थापिका। संविधान के अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि कार्यपालिका शक्ति संयुक्त राज्य के एक राष्ट्रपति में निहित होगी, तो राष्ट्रपति कार्यपालिका है। तीसरे अनुच्छेद में ये कहा गया है कि न्याय संबंधी शक्ति एक सर्वोच्च न्यायालय और उन पर नीचे के न्यायालयों में निहित होंगी, जिन्हें कांग्रेस समय समय पर प्रतिष्ठित और स्थापित करेगी, यानी व्यवस्थापिका
न्यायालयों का गठन करेगी। तो ये 3 व्यवस्थाएं दी गई हैं अमेरिकी संविधान में। अप्रत्यक्ष रूप से हम देखें तो जो शक्ति पृथक्करण सिद्धांत है मॉन्टेस्क्यू का, उसके अनुसार इस व्यवस्था को दिया गया है और संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय को बनाया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने एक मामला था किलबॉर्न बनाम थॉम्सन। इस मामले में शक्ति पृथक्करण के संबंध में कहा, अमेरिका की लिखित संवैधानिक कानून की व्यवस्था का एक प्रमुख गुण यह है कि राज्यों की या राष्ट्र की सरकार को दी गई सारी शक्तियां कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के नाम के 3 विभागों में बटी हुई है। इस व्यवस्था के सफल क्रियान्वयन के लिए ये आवश्यक है कि किसी भी विभाग के अधिकारी किसी अन्य विभाग के अधिकारियों के अधिकारों पर आघात नहीं करेंगे, बल्कि अपने द्वारा निर्मित कानून के द्वारा प्रत्येक अपने अपने विभाग तक सीमित रहेंगे और दूसरे किसी पर आघात नहीं करेंगे। तो इस तरह से अमेरिका में संविधान में शक्तियों का पृथक्करण दिखाई देता है। अब आते हैं अमेरिका में व्यवहार में क्या स्थिति है। देखिए, व्यवहार में अमेरिका में संवैधानिक स्थिति से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि जब तक तीनों विभागों में सामंजस्य नहीं होगा तब तक बहुत आसानी से शासन को नहीं चलाया जा सकता। तो इसलिए नियंत्रण और संतुलन की प्रणाली को काम में लिया गया है। इस प्रणाली में राष्ट्रपति जनता से निर्वाचित होता है और व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है। कांग्रेस सामान्य तौर पर उसे पद से नहीं हटा सकती, कांग्रेस यानी व्यवस्थापिका। अगर वो हटाना चाहती है तो उसे महाभियोग चलाना पड़ता है, जो बहुत मुश्किल कार्य है। व्यवस्थापिका भी अपने आप में स्वतंत्र है और न्यायपालिका भी स्वतंत्र है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण काफ़ी हद तक हम कहें व्यवस्थापिका द्वारा होता है और न्यायाधीशों को भी बहुत आसानी से नहीं हटाया जा सकता। तो वो एक तरह से हम देखें तो स्वतंत्र है, लेकिन जब नियंत्रण और संतुलन की स्थिति आती है तो संविधान निर्माता मुख्य रूप से इसमें देते हैं। जैसा कि मैडिसन, जिन्होंने संविधान बनाया, महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, शक्तियों के पृथक्करण के भी समर्थक थे। उन्होंने कहा कि शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत का ये अर्थ नहीं है कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में कोई संबंध नहीं रहेगा, बल्कि ये तीनों अंग इस तरह से एक दूसरे पर नियंत्रण स्थापित करेंगे और एक दूसरे से संबद्ध नहीं होते हुए भी ये कार्य करेंगे, जिससे स्वतंत्र सरकार की स्थापना नहीं हो सकती। यानी स्वतंत्र सरकार भी होगी और उसके साथ साथ काफ़ी हद तक एक दूसरे पर नियंत्रण भी लगाया जा सकेगा। तो कुल मिलाकर के जो नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत है वो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के आधार पर जोड़ दिया गया। अब ये नियंत्रित करने की व्यवस्था कैसे की गई है, इसको हम लोग देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि कांग्रेस यानी वहाँ की व्यवस्थापिका किस तरह से नियंत्रण लगाती है। वो राष्ट्रपति पर नियंत्रण लगाती है, न्यायपालिका पर नियंत्रण लगाती है। तो सबसे पहले राष्ट्रपति पर नियंत्रण कैसे लगाती है। देखिए, जो महाभियोग है राष्ट्रपति पर वो लेके आती है, जो नियुक्तियां राष्ट्रपति करते हैं उनकी पुष्टि करती है, जो संधियां की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, युद्ध की घोषणा की जाती है, उन सब की पुष्टि करती है, उन्हें स्वीकृति देती है और बजट को पारित करती है, टैक्स की अनुमति देती है। और न्यायालय पे कैसे नियंत्रण लगाती है व्यवस्थापिका, तो महाभियोग के माध्यम से लगाती है, न्यायाधीशों की संख्या को तय करती है, न्यायाधीशों की नियुक्ति की पुष्टि करती है और निचले संघीय न्यायालयों का गठन करती है। तो इस तरह से व्यवस्थापिका राष्ट्रपति पर यानी कार्यपालिका पर भी नियंत्रण रखती है और न्यायालय पर भी नियंत्रण रखती है। अब हम देखें कि राष्ट्रपति यानी कार्यपालिका कैसे काम करती है। तो कार्यपालिका
अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होते हुए भी नियंत्रण और संतुलन की शक्ति से जो व्यवस्थापिका है उस पर नियंत्रण लगाती है। कैसे लगाती है? विधेयकों पर वीटो ला करके, उन्हें संदेश भेज करके और विशेष अधिवेशन बुला करके। जो वीटो है वो कई तरह का है। वैधानिक वीटो या परंपरागत वीटो है। वैधानिक वीटो निलंबन का निषेधाधिकार है, जिसमें राष्ट्रपति को अधिकार है कि किसी भी विधेयक को अस्वीकार कर दे, और कांग्रेस को भी यह अधिकार है कि वो राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत विधेयक को फिर से पारित कर दे। लेकिन ऐसी स्थिति में कांग्रेस को ऐसे विधेयक को 2/3 बहुमत से पारित करना पड़ता है, और दोबारा जब पारित होकर आता है तो राष्ट्रपति को स्वीकृति देनी पड़ती है। दूसरा वीटो है परंपरागत निषेधाधिकार, पॉकेट वीटो भी जिसे कहा जाता है। ये पॉकेट वीटो जो है ये राष्ट्रपति कांग्रेस के अधिवेशन के अंतिम 10 दिनों में काम में लेते हैं, और किसी भी विधेयक को 10 दिन में स्वीकृत या अस्वीकृत राष्ट्रपति कर सकते हैं। तो अगर वो ऐसा नहीं करते, इसको कहते हैं राष्ट्रपति ने अपनी जेब में विधेयक को रख लिया, तो वो विधेयक स्वतः ही खत्म हो जाता है। तो इस तरह से राष्ट्रपति व्यवस्थापन पर नियंत्रण रखते हैं, और कुल मिलाकर के विधेयकों की स्वीकृति राष्ट्रपति पर निर्भर करती है। हम न्यायालय पर नियंत्रण को देखें तो कार्यपालिका यानी राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करती है, और जो संघीय अपराध हैं उनके लिए अंतिम रूप से क्षमादान का कार्य करती है। अब देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय कैसे काम करता है। वहाँ सर्वोच्च न्यायालय कांग्रेस और राष्ट्रपति पर नियंत्रण लगाती है, यानी यहाँ भी नियंत्रण और संतुलन की स्थिति है। कांग्रेस जो विधियां बनाती है यानी व्यवस्थापिका जो कानून बनाती है उनकी व्याख्या करने का काम करती है। प्रशासकीय कार्यों की वैधता जांचती है, जो कानून बने हैं उनकी वैधता को जांचा जाता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण शक्ति है जिसे संविधान की सुरक्षा भी करती है, मौलिक अधिकारों की रक्षा भी करती है और व्यवस्थापिका पर नियंत्रण भी लगाती है। ये है न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार। और न्यायिक पुनरावलोकन का जो अधिकार है ये कानून की उचित प्रक्रिया के माध्यम से वहाँ काम करता है। तो इसके आधार पर न्यायपालिका का नियंत्रण भी स्थापित हो जाता है। तो इस तरह से तीनों अंग एक दूसरे को नियंत्रित करते हैं। ये है नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत। ये जो स्थितियां हैं इनके माध्यम से कुल मिलाकर अगर हम देखें तो तीनों अंग जहां अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होकर काम करते हैं, वहीं एक दूसरे की निरंकुशता पर नियंत्रण लगाने का काम भी करते हैं, ताकि कोई भी विभाग, कोई भी अंग सरकार का मनमाने तरीके से कार्य न कर सके। अब आते हैं शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के पक्ष में तर्क, इसकी आलोचनाएं। सबसे पहले देखते हैं इसके पक्ष में तर्क। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करता है, क्योंकि सरकार निरंकुश और स्वेच्छाचारी नहीं हो पाती। दूसरा है बहुत ही सरल शासन इससे होता है, कुशलता आती है, कार्यकुशलता आती है, कार्य विभाजन है तो विशेषज्ञता आती है। इसमें विभिन्न विभाग एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करते, जिससे विभाग विशेष अपना कार्य ज़्यादा आसानी से पूरा कर लेता है। अब क्योंकि हर विभाग अपने क्षेत्र के विशेषज्ञों को लेकर शासन करेगा, इसलिए सीमित कार्य क्षेत्र में दक्षता हासिल कर लेता है, तो इसे विशेषज्ञों का शासन भी कहा जा सकता है। इसके साथ साथ कार्यपालिका में योग्य व्यक्तियों का शासन होता है। संसदीय शासन में जहां कार्यपालिका अनिवार्य रूप से व्यवस्थापिका में से ली जाती है, वहीं शक्ति पृथक्करण के कारण अमेरिका में कार्यपालिका में मंत्रियों के चयन में राष्ट्रपति स्वतंत्र होते हैं और ज़्यादा योग्य लोगों को ले सकते हैं, श्रेष्ठ लोगों को ले सकते हैं। तो जो राष्ट्रपति के मंत्री होते हैं वो सामान्य तौर पर अपने विभागों के विशेषज्ञ होते हैं। तो ये तो हुए कुछ गुण या तर्क इसके पक्ष में। अब आते हैं इसकी आलोचनाएं। सबसे पहली है शक्ति पृथक्करण व्यवहार में पूर्णतया संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे शासन है उसके कार्य आपस में एक दूसरे से बेहद घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं, उनको हम अलग नहीं कर सकते।
अगर हम अलग कर देंगे तो असामंजस्य की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, सामंजस्य खत्म हो जाएगा। जैसा कि गैटल का कहना था, कोई भी सरकार, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्याय विभाग संबंधित कार्यों के पूर्ण प्राथक्य के आधार पर संगठित नहीं हो सकती। प्रत्येक आधुनिक राज्य में ये सभी विभाग एक दूसरे पर आश्रित होते हैं और एक दूसरे से संबंधित होते हैं। दूसरा आता है नेतृत्व की कमी। वर्तमान युग में शासन के कार्य में बहुत पेचीदगियां है और उसके लिए नेतृत्व की आवश्यकता होती है। लेकिन शक्ति पृथक्करण में हर विभाग अपने क्षेत्र में स्वतंत्र है, संप्रभु है, तो ऐसी स्थिति में नेतृत्वहीनता आ सकती है और कार्यपालिका और विधायिका शक्ति क्योंकि अलग अलग हो जाती है तो उनमें संघर्ष की संभावना भी ज़्यादा बढ़ जाती है। सहयोग और समन्वय की कमी इसमें दिखाई देती है। यदि एक अंग जैसे व्यवस्थापिका है, उसमें अगर एक दल का अधिकार है और मान लीजिए कार्यपालिका में दूसरे दल के राष्ट्रपति हैं, तो ऐसी स्थिति में कार्यपालिका और विधायिका में संघर्ष होना स्वाभाविक नजर आता है। अगला आता है, जैसा कि हमने जब इस सिद्धांत को पढ़ा था जो मॉन्टेस्क्यू ने दिया है, तब भी हमने बात की थी इस बारे में कि उन्होंने ब्रिटिश शासन व्यवस्था का अध्ययन किया था और ये बताया था कि वहाँ शक्ति पृथक्करण है, इसलिए जनता के अधिकार बने हुए हैं। लेकिन वास्तव में ब्रिटेन में संसदीय व्यवस्था होने के कारण शक्तियों का पृथक्करण संभव ही नहीं है, क्योंकि वहाँ कार्यपालिका अनिवार्य रूप से व्यवस्थापिका में से ली जाती है और उसी के प्रति उत्तरदायी होती है। तो ऐतिहासिक आधार जो है इस सिद्धांत का वो बहुत हद तक गलत है। इसके साथ साथ जो लॉर्ड सभा है वो 2005 तक ब्रिटेन में न्यायिक कार्य भी करती रही है, तो वहाँ पर बिल्कुल भी शक्ति पृथक्करण नहीं है। लेकिन मॉन्टेस्क्यू ने जो निष्कर्ष निकाला वो बिल्कुल सही था कि शक्तियों का पृथक्करण आवश्यक है। अगली बात आती है कि स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सिर्फ शक्ति पृथक्करण अनिवार्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर हम शक्तियों का पृथक्करण कर देंगे तो नागरिक अधिकार सुरक्षित हो जाएंगे, बल्कि संविधान में अधिकारों की व्यवस्था और उन अधिकारों को बनाए रखने की व्यवस्था, दोनों चीज़ें अगर संविधान में मौजूद है तो शक्ति पृथक्करण की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ साथ लोक कल्याणकारी राज्य के लिए भी ये सुविधाजनक नहीं है, अनुपयोगी है, असुविधाजनक है। तो लोक कल्याणकारी राज्य में योजनाबद्ध तरीके से काम होता है। कार्यपालिका छोटे छोटे कानून बनाने और सामूहिक विवादों में निर्णय देने की शक्ति प्राप्त होती है। तो ऐसी स्थिति में सभी विभागों को अगर अलग अलग कर दिया जाएगा तो गलत होगा। फाइनर का मानना है कि इसे शक्ति पृथक्करण कहने के स्थान पर इसे कार्यों का विभेद कहा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। यानी कार्यों में हम भेद कर रहे हैं, विभागों में भेद करने से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। वहीं पर जैसा कि हम देखते हैं कि अस्पष्ट सिद्धांत है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर हम पूर्ण शुद्ध रूप में इसको अलग करने की कोशिश करेंगे तो शासन को चलाना मुश्किल हो जाएगा। अगर हम मोटे तौर पर देखें तो शक्तियों का केंद्रीयकरण नहीं होना चाहिए, मॉन्टेस्क्यू ने ये सही कहा है। लेकिन शक्तियों को पूरी तरह से विकेंद्रित भी नहीं किया जा सकता। तो जहाँ शक्तियाँ अत्यधिक केंद्रित होंगी तो दुष्परिणाम होंगे, तो वहीं पर बहुत ज़्यादा स्वतंत्र शक्तियाँ होंगी तो भी कार्य सुचारू रूप से नहीं हो सकते। तो ऐसी स्थिति में मैकाइवर कहते हैं, शक्तियों के पृथक्करण की आवश्यकता नहीं अपितु सामंजस्य की आवश्यकता है। यानी उनको व्यवहार में हम पृथक करें ये जरूरी नहीं है, बल्कि उनके मध्य इस तरह से सामंजस्य हो कि शक्तियों का दुरुपयोग न किया जा सके। न्यूमैन ने कहा कि अत्यधिक पृथक्करण से जो उत्तरदायित्व की भावना है वो खत्म हो जाएगी और कार्य की प्रगति रुक जाएगी और अंततः सरकार भी खत्म हो सकती है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो शक्ति पृथक्करण सिद्धांत ठीक है, लेकिन शासन के अंगों में सहयोग होना चाहिए और सुशासन के लिए, एक अच्छे शासन के लिए न्यायपालिका को स्वतंत्र और निष्पक्ष होना आवश्यक है। तो इस तरह से जो शक्ति पृथक्करण है वो सिद्धांत ठीक होते हुए भी बिना सामंजस्यपूर्ण व्यवस्था के काम नहीं कर सकता।
आज के लिए इतना ही।